चलिए भाई, इंट्रोडक्शन की जरूरत है, मतलब है। तो आई एम योगेंद्र सिंह यादव। ऑलमोस्ट 11+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा इस फील्ड में है। बात करना चाहें टॉप रैंकर्स की जो मैं मेंटोर कर चुका हूं, वो है ऑल इंडिया रैंक 1 नीट तनिष्का यादव। जब मैंने एलएन को छोड़ा था उसी टाइम की है ना। उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 1 ये जिपमर अरुणांशु भट्टाचार्य। उसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें ऑल इंडिया रैंक 5 हर्ष अग्रवाल एम्स, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 6 इसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 6 थी एम्स के अंदर, जिपमर में फर्स्ट थी। उसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें 9 और उसके बाद बहुत सारी जिनके बताने का कोई मतलब नहीं। तो इनसे इतना क्लियर होता है कि सब्जेक्ट कमजोर नहीं। ऑर्गेनिक के पार्ट पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दिया जाएगा, पहला पॉइंट ये। दूसरा, एक्सपीरियंस लगभग 11+ ईयर्स का अपने को हो चुका है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है कि किस टॉपिक को किस गहराई तक पढ़ाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है, डिफरेंस बस पढ़ने और पढ़ाने में ही होता है। तो यहां पर वो मैटर करता है, मतलब नॉलेज भी ठीक ठाक है, पढ़ाने का तरीका भी ठीक ठाक रहेगा, ये मेरी तरफ से। दूसरा पॉइंट, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो ये सब्जेक्ट आपकी रेगुलरिटी मांगता है। अगर आज आपको समझ में नहीं आया तो यकीन मानकर चलिए कल मैं आपको खुद ही समझ में नहीं आने दूंगा। इस सब्जेक्ट की खास बात है। दूसरी बात, गेस्ट अपीयरेंस यहां नहीं चाहिए होती। 2 दिन आए, 1 दिन नहीं आए, फिर 3 दिन आए, फिर 1 दिन नहीं आए, बीच बीच में आ रहे हैं कि सर को शायद हमारी याद आ रही होगी, चलो मिलाते हैं। ये सब्जेक्ट फिर समझ में, जिनको समझ में आता है ये सबसे आसान लगता है। ओसी और आईओसी मोस्ट स्कोरिंग है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देकर जाते हैं। और जिनको समझ में नहीं आता ना, ये सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, रट नहीं सकते आप इनको फिर। पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डब्बे नहीं चलते। अब वो टाइम गया है जब डब्बों से आंसर आया करते थे। जे मेंस का आप ट्रेंड देखेंगे तो आप सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड ही हैं। आप देखते हैं कि लगातार आप इस वाले अप्रैल वाली शिफ्ट में भी केमिस्ट्री में जबरदस्त क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो डब्बा टेक्निक ज्यादा दिन काम करने वाली नहीं है। तो हमें चीजों को फंडामेंटली सीखना पड़ेगा, और वो हम सीख सकते हैं अगर आपका डे 1 से एटीट्यूड वैसा ही रहा तो। ठीक है। दूसरा, थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हालांकि शुरुआत में कुछ दिनों तक थ्योरी चलेगी, पर ये पॉइंट हमेशा मेरा याद रखना, 80-20 कॉन्सेप्ट चलता है अपना। 80-20, 80% जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसमें 80% में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड 20% थ्योरी। ये अपने दिमाग में बिठा लो। आप जितना भी टाइम पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपने 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। बल्कि हम उल्टा करते हैं, हम पेन नहीं चलाते हैं, हम बस नोटबुक को पढ़ते रहते हैं। 80% थ्योरी पढ़ते हैं, 20% क्वेश्चन करते हैं, तो फिर पेपर में परसेंटेज भी हमारी 20 के आसपास रहती है। दूसरा, रिवीजन का तरीका रहेगा 1 2 3, 1 2 3। जो आज पढ़ाया जाएगा उसको आज भी पढ़ना है, उसको कल भी पढ़ना है, और उसको परसों भी पढ़ना है। 3 दिन पढ़ना है। तो फिर जो डे 1 वाली बात थी वो आपको एकदम फिक्स हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बात समझ में आने के साथ साथ याद रहने की भी है। समझ में आ गया जिस दिन पढ़ाया उस दिन, लेकिन एग्जाम टाइम पर याद नहीं आया, और नीट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, वीडियो सॉल्यूशन बनाते हैं, सबको चमक जाता है, बताते ही सब समझ में याद आने लगता है। तो ये आपको रिवीजन टेक्निक रखनी पड़ेगी डे 1 से। आपने अर्ली स्टार्ट किया है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। पहले शुरू करने से मतलब नहीं है, पहले खत्म भी करना पड़ेगा। एंड डेट अपने दिमाग में लेके चलिए कि मुझे इस तरीके से सिलेबस खत्म करना है। अगर आपने सही टाइम पर सिलेबस खत्म किए और अच्छे रिवीजन किए तो आप काफी लोगों से आगे निकल जाओगे। ये अपने दिमाग में रखना। स्टार्ट अगर जल्दी किया है तो सिलेबस भी खत्म जल्दी ही होना चाहिए। ठीक है।
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हम कुछ बेसिक चीजें यहां पर सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। कुछ इनऑर्गेनिक की बातें भी बताई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, कितने बच्चे जिन्होंने पहले कभी कोचिंग नहीं लिया है। चलिए, मैक्स इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तो उससे भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। जहां समझ में ना आए क्लास के बाहर आप बिंदास पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। आप क्लास में पूछ सकते हैं, मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें वैलेंसी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। जब भी केमिस्ट्री में हम एक्स लिखें, एक्स का मतलब क्या होगा, हेलोजन। इनकी थोड़ी सी वैलेंसी के बारे में हम जान लेते हैं, कितने बॉन्ड बनाते हैं, तभी हम हाइब्रिडाइजेशन, नेमिंग वगैरह की बातें कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। देखिए आप इतना सब जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। तो हमें एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो पूरा काम चलेगा वो चलेगा एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एटॉमिक नंबर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर मैं बात करूं इसके ग्राउंड स्टेट, किसकी बात करूं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप जानते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन आता है, 1s, फिर कौन आएगा 2s, फिर कौन रहेगा 2p। सही बात है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। तो s में तो कितने आएंगे, 2। यहां पर भी कितने आएंगे, 2। p में कितने होते हैं, 3। px, py, pz, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन हमारे पास बचे ही कितने हैं, 2। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ग्राउंड स्टेट में। फिर अगर अपन बात करें ये एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, तो केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात माने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि जिस एटम के वैलेंस सेल में, जिस एटम के वैलेंस सेल में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना ही बॉन्ड बना सकता है। तो चलिए, ये जो आपका रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें n की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये आपकी वैलेंस सेल होती है, ये आपकी इनर सेल कहलाती है। तो इसमें वैलेंस सेल कौन सी है, 2 वाली। तो बताइए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 2। तो ये तो पेड रहेंगे। बताइए p में कितने रहते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है सभी के अंदर, सिंगल ही ऑक्यूपाई होते हैं। तो बताइए इसके वैलेंस सेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। अब मेन पॉइंट है, क्या कार्बन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो देखिए अगर हम वैलेंस सेल की बात करना चाहें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में मौजूद हो गए हैं, आपके 2s में। क्लियर। और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास कैसे हैं, अनपेड। तो ये रहा हमारे सामने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये रहा दूसरा। एक बॉन्ड इससे बना लिया और एक बॉन्ड इससे बना लिया। अगर 2 बॉन्ड बनाए तो कार्बन के वैलेंस सेल में पता है कितने इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। देखिए अगर अपन बात करें 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे। एक बॉन्ड बनाने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम का होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन भी शेयर करेगा, उधर वाला एटम भी शेयर करेगा। ये बहुत बेसिक है, आप समझिए। मान लीजिए ए और बी के बीच में आपने क्या बनाया है, बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ए भी अपने ऑक्टेट में काउंट करेगा और बी भी अपने ऑक्टेट में काउंट करेगा। तो बताइए बताइए कार्बन यहां से कितने इलेक्ट्रॉन जुटाएगा, 2। यहां से भी कितने, 2, 4 और 2 ये रहे 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा, नहीं। तो कार्बन अगर ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो 2 बॉन्ड बना पाएगा, उसकी वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे। और जब भी किसी को नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा करने पड़ेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए वो क्या करेगा कि ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से एक को 2p में भेजेगा। वैलेंस सेल में ऐसा हो सकता है जिनमें n की वैल्यू क्या है, सेम। जैसे ये 2 है, ये भी क्या है 2। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन 1s का इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा सकता। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये आपकी इनर सेल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम बात करेंगे अब, अगर अपन बात करना चाहें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए 1s में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2s में अब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बताइए? 1। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जो है वो माइग्रेट करके आपका कहां चला जाएगा? यहां पर। क्लियर? अब बताइए 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 3। तो 2s में आपके पास है एक इलेक्ट्रॉन, और अगर अपन बात करना चाहें यहां पर 2p में आपके पास रहेंगे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 4। तो आप इस प्रकार से लिखते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। देखो अगर ये किसी एटम से जुड़ता है, इधर मान लीजिए ये एक्स एटम से जुड़ा है इस प्रकार से, इधर भी मान लीजिए ये एक्स एटम से जुड़ा है इस प्रकार से, इधर भी इसने एक्स एटम से बॉन्ड बनाया, इधर भी इसने एक्स एटम से क्या बनाया है? बॉन्ड। तो हमारे सामने बन गए। अब देखो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 8। इधर देखो इस प्रकार से काउंट होंगे कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे एक बॉन्ड के। बॉन्ड बना है मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यानी कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 4 बॉन्ड बनाते उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। टोटल बॉन्ड 4 होने चाहिए सब मिलाकर, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अगर अपन बात करें कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल से, ये हमारे पास कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन से एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। बताइए कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए हैं? 4। चारों के चारों कैसे हैं? सिग्मा। तो बताओ राइट नाउ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये आपके सामने आ गया है, कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है। देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? अभी भी 4। ये देखिए एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। इसका मतलब अभी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? मतलब टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, चारों के चारों सिग्मा भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास बताओ 3 सिग्मा और एक पाई भी हो सकता है। आप जानते हैं ना, दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड भी पाई। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा भी पाई। मान लीजिए अगर ये आपका एटम ए है और ये आपका एटम बी है, तो पहला बॉन्ड बना इनके बीच में क्या कहलाएगा? फिर दूसरा जो बॉन्ड बनाओगे वो क्या कहलाएगा? और अगर आपने तीसरा बनाया तो वो भी क्या कहलाएगा? तो दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा, बाकी सारे पाई। क्लियर? ये बहुत बेसिक है। तो यहां पर आप देखो 4 बॉन्ड है जिसमें से 3 सिग्मा और एक पाई। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, कार्बन आपका इस तरीके से भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। बताइए कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। 1 और 3 उधर बने हुए। तो बताइए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से ये बॉन्ड कैसा है? सिग्मा। ये भी कैसा है? सिग्मा। दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा, दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा। बाकी कार्बन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड हैं? 2 और हैं। तो ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं? पाई। कुल मिलाकर बात यह है कि टोटल जो बॉन्ड है वो कार्बन कितने बनाता है? 4। वो चारों सिग्मा भी हो सकते हैं, उसमें से 3 सिग्मा और एक पाई भी हो सकता है, उसमें से 2 सिग्मा और 2 पाई भी हो सकता है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 2 सिग्मा हो जाए और 2 पाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन टोटल बॉन्ड कितने होंगे? 4। जैसे अब इस वाले कार्बन पर फोकस करो, बताओ ये दोनों के बीच में पहला बॉन्ड कैसा है? सिग्मा। और ये दूसरा बॉन्ड, बताओ इन दोनों के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा और ये दूसरा। कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4, जिसमें से 2 सिग्मा और 2 पाई। सही बात है कि नहीं है? तो ये हमारे सामने कहानी रहती है कि कार्बन आपका जो है वो 4 बॉन्ड बनाते ही उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और वो 4 बॉन्ड ग्राउंड स्टेट में बनाता है या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनाता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जिसको आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम आपको यह मालूम होना चाहिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन बॉन्ड बनाता है 4, चारों सिग्मा ही बनाएगा। टोटल चार्ज होना सिग्मा पाई सब मिला के, कितने सिग्मा हो कितने पाई हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला? नोट करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ूंगा।
4 बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन के वैलेंस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचे? सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए। अपने दिमाग में एक बात और रखना, फीस ऑफलाइन की दी है तो ऑफलाइन ही बने रहना। 2 दिन ऑनलाइन 2 दिन ऑफलाइन, वो अगले साल रिपीट करते हैं। जब कोई विकल्प ना हो तो ऑनलाइन के लिए जाएं, वरना ऑफलाइन कंटिन्यूटी बनी रहती है। सुलटा दिया है। टोटल बॉन्ड कितने होंगे कार्बन के? 4, सिग्मा पाई सब मिला के। 4 बॉन्ड बनाने के बाद वैलेंस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे देखो? 4, चारों किस में इन्वॉल्व हो गए? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे, ना तो लोन पेयर रहेगा, ना ही रेडिकल, यानी कि ना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं बचेगा, सब के सब बॉन्ड फॉर्मेशन में गए। कैसे बनाओगे? उन सब बातों के लिए हमें पहले आईओसी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे ना। सुलटा दिया है, आगे बढ़ सकता हूं। स्पीड मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आइए नाइट्रोजन पर बात करते हैं। बताइए, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7, एटॉमिक मास 14। एटॉमिक मास हमारे किसी भी काम का, हम केवल किस पर फोकस करेंगे? एटॉमिक नंबर। तो बताइए, अगर अपन बात करना चाहें ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताइए सबसे पहले कौन आता है? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। सही बात है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। बताइए s ऑर्बिटल में कितने जाएंगे? 2। फिर से s में कितने जाएंगे? 2। p में कितने जा सकते हैं? 6। क्लियर? तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन से टोटल? 7, जिसमें से 4 तो हम फिल कर चुके हैं, बचे कितने हैं? 3। तो ये हमारे सामने चले जाएंगे पी में। ये आपका कौन सा है? वैलेंस सेल। इसको हम बोलते हैं दोस्तों वैलेंस सेल, और यही वाला आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये इनर सेल बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी पार्टिसिपेट
सर मैं कैसे पहचानूंगा कौन सा वैलेंस सेल है? ये देखो नंबर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो मैक्सिमम होगा वो वैलेंस सेल को रिप्रेजेंट करेगा, इससे कम वाले सारे इनर सेल में होंगे। ठीक है, तो ये आपका वैलेंस सेल है। बताइए वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है कि नहीं है? तो 2s में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसके अंदर? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कैसे रहेंगे? पेयर्ड। तो ये 2s है। अगर हम बात करना चाहें 2p, p में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 3, px py pz। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। पहले एक जाएगा, एक px में, एक py में और एक pz में। तो बताइए नाइट्रोजन के पास अभी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। और हर एटम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अगर इसका बॉन्ड बनाने में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। इस बात को समझिए। कार्बन में अगर अपन बात करें ग्राउंड स्टेट में ये कितने बॉन्ड बना सकता था? 2। कितने बॉन्ड बनाता है कोई भी एटम? जितने उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 बॉन्ड बनाने पर क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था? नहीं। इसलिए इसने 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में भेजा और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ा दी ताकि ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट। क्या यही कहानी आपके नाइट्रोजन में भी है? चलिए हम चेक करते हैं। बताइए नाइट्रोजन में ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं नाइट्रोजन में इस प्रकार से लिख दूं 2 इलेक्ट्रॉन तो एक साथ, क्लियर? और तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? अनपेड। ऐसे मान लीजिए ये किसी एटम से जुड़ जाए, H से जुड़ गया है, ये भी किसी एटम से बॉन्ड बना ले H से, और ये भी किसी एटम से बॉन्ड बना ले H से। तो बताइए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना पाएगा ग्राउंड स्टेट में? 3। अब 3 बॉन्ड बनाने से बताओ इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? बताइए मुझे। एक इलेक्ट्रॉन आपका नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इसमें किसका है? हाइड्रोजन का। लेकिन नाइट्रोजन भी दोनों काउंट करेगा अपने वैलेंस सेल में। इसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अगर मैं नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में देखूं तो बताइए वैलेंस सेल में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? आप देख सकते हैं 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। तो इसके वैलेंस सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है कि नहीं है? 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट। मतलब इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नाइट्रोजन को तो ग्राउंड स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इसको अनपेड इलेक्ट्रॉन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यानी कि जब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3। तो ये एक जो आपके पास रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। क्या रहेगा? लोन पेयर। पेयर में कितनी चीजें होती हैं? 2। तो जब हम बोलते हैं लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आइए अगर हम बात करना चाहें, मान लीजिए यहां पर कार्बन नाइट्रोजन में मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनाकर दिया है। ध्यान से सुनिएगा कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि हमें आगे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। बताओ नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। पक्का? 3 जब बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन तो कितना लोन पेयर रखता है? एक लोन पेयर। तो अभी बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 और एक लोन पेयर। 8 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? तो तीनों के तीनों सिग्मा भी हो सकते हैं। या फिर आपके सामने बताओ ये पहला बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन में सिग्मा, और दूसरा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में पहला बॉन्ड सिग्मा। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में अकॉर्डिंग टू वीबीटी पहला बॉन्ड सिग्मा होता है। सही बात है कि नहीं है? तो ये आपके सामने देखो जिसमें 2 सिग्मा और एक पाई है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाकर दी गई है इस प्रकार से। ठीक है, अब आप सबसे पहले बताओ नाइट्रोजन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं? जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक क्या रखता है? लोन। ये हमें कई बार बताएगा नहीं, हमें पता होना चाहिए कि जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक क्या रखेगा? लोन पेयर। बताओ कार्बन नाइट्रोजन में पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी के दोनों बॉन्ड पाई। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 बॉन्ड का मतलब 6 और एक लोन पेयर। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस सेल में? 8। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट। सुलटाइए जल्दी से। एटॉमिक नंबर उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे।
सुलटा दिए। ये जो आप देख रहे हो ना कि कुछ लोगों को लगेगा कि सर बहुत ही बेसिक बेसिक बता रहे हो, तो मैं जानता हूं। जब आप स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट काउंट करोगे ना या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो तुम्हें पता भी नहीं चलता किसका ऑक्टेट कंप्लीट है और किसका इनकम्प्लीट। मैं बोलूंगा इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, आप बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बेसिक तो सीखते नहीं है, सीधा ही हाई लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं। सुलटा दिया है पक्का। चलिए हम ऑक्सीजन पर और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास रहेगा ऑक्सीजन। बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8। एटॉमिक मास कितना होगा, 16। जब भी किसी एटम को मैं ऐसे लिखता हूं, मान लीजिए कोई एटम हमारे पास है ए और मैंने ऐसे लिखा एक्स एंड वाई, तो इसमें एक्स आपको क्या बताता है, उसका एटॉमिक नंबर। क्लियर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ये वाला बताएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में नहीं, टोटल। और ये आपके सामने क्या रहता है, एटॉमिक मास। ये हमारे सामने रहेगा एटॉमिक मास। क्लियर, ये मेरे काम कभी नहीं आएगा, हमारा जो पूरा मामला रहेगा वो एटॉमिक नंबर से। तो बताइए ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8। अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या लिखूं, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बताइए सबसे पहले कौन आएगा, 1s, फिर कौन आएगा 2s, और फिर कौन आएगा 2p। अपना तो काम इतने से चल जाएगा ऑर्गेनिक में। बताइए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 2s में कितने आएंगे, 2। s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 6। पक्का। तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8, जिसमें से 4 तो हम भर चुके हैं। बताइए बचे कितने हमारे पास, 4। तो ये किस में आ जाएंगे, आपके p में। आप बताओ कौन से वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वैलेंस शेल वाले। सही बात है कि नहीं है। हमें एक्साइटेड स्टेट में तब जाएंगे जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। क्लियर। तो बताइए अगर मैं बात करना चाहूं 2s में, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, पेयर्ड। बताइए 2p में, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। px, py, pz। सही बोला कि नहीं बोला। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। पहले एक एक जाने दो, एक px में, एक py में, एक pz में, फिर वापस पेयरिंग शुरू करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये हमारे सामने रहेगा। अब बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 2। तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड। अब हम देखेंगे क्या 2 बॉन्ड बनाने पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। ठीक है। आइए ये हमारे पास है ऑक्सीजन, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। ये वाला क्या काउंट होगा बताओ, लोन पेयर। पक्का, लोन पेयर हमारे सामने रहेगा जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये देखो ये भी क्या काउंट होगा, लोन पेयर। तो ये हमारे सामने है लोन पेयर। बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये रहा। मान लीजिए कोई बाजू में एटम आ जाता है, जैसे कि कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और क्या बना लेगा, बॉन्ड। मान लीजिए बाजू में कोई एटम आ जाता है हाइड्रोजन, तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो अब आप देखो इस केस में बता सकते हो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8। एक लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2। एक और लोन पेयर मतलब 4। 2 और 2 4। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट में काउंट करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले को अपने में काउंट करेगा। आगे बात समझ में। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो इसमें कोई भी इसको एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, आपके 2 बॉन्ड बनाएगा। वो दोनों आपके सिग्मा भी हो सकते हैं, उसमें एक सिग्मा और एक पाई भी हो सकता है। जैसे
आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। जैसे हम बात करना चाहें H2O तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि नहीं लिख देते? तब आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। 2 बॉन्ड बनाने पर ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर होते हैं? 2। तो यहां पर वो लोन पेयर आपको ऐसे कई बार वो दिखा देगा, कई बार हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन में हमने बॉन्ड बनाया हुआ है इस प्रकार से। बताओ कार्बन ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हैं? 2, जिनमें से किसी भी दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा पक्का। तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, एक सिग्मा और एक पाई। अब बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर बचे होंगे? 2 लोन पेयर। क्या दोनों में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? तो बात है हाँ, दोनों में ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है? कंप्लीट है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? नोट कीजिए इसको। ऑक्टेट में केवल कौन से इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं? वैलेंस से। किसी एटम ने एक बॉन्ड बनाया है, मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट कर लूं? 2। बॉन्ड का मतलब 2। सुलटा दिया है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास 19। एटॉमिक मास मेरे वे किसी काम का भी नहीं है। आप बताइए, अगर हम इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अपने पास? 9। सही बात है कि नहीं है? तो सबसे पहले कौन आएगा बताओ? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इसमें भी 2, टोटल कितने हो गए? 4 है, 9 बचे कितने हैं? 5। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो अभी भी एक बचा हुआ है। कौन से वाले बॉन्ड में मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेंगे? वैलेंस शेल, ये काउंट होते हैं। अगर फ्लोरीन कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो बताइए यहां पर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। बताइए, ये हमारे सामने है 2p। p में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, px py pz। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। सबसे पहले एक एक जाने दो। क्लियर? फिर अभी भी 2 बच गए, अब पेयरिंग शुरू करेंगे इस प्रकार से। आप बताइए फ्लोरीन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है? 1। तो फ्लोरीन ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 बॉन्ड बना सकता है। सही बात है कि नहीं? और हम देखेंगे क्या एक बॉन्ड बनाने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा। तो देखो इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4, 2 6 और 1 7। और जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ शेयर करेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी तो काउंट होगा। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन के केस में। ये रहा एक लोन पेयर, इधर वाला देखो। ये रहा दूसरा लोन पेयर, ये वाला देखो। ये रहा तीसरा लोन पेयर, ये वाला देखो। और ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इसके बाजू में कौन आ गया? हाइड्रोजन। तो इन दोनों ने क्या बना लिया है? बॉन्ड। अब बताओ फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8। कैसे? 2, 2 4,
तो 6 और एक बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया है। तो ये कहानी आपके फ्लोरीन की है, मतलब सभी हैलोजेंस की ये कहानी है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने ऑक्सीजन की बात की है, सिमिलरली सल्फर की बातें हो सकती हैं। तो ये हमारे सामने कुछ चीजें निकल कर आई हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई कितने बॉन्ड बनाता है, तो उसके पास क्या लोन पेयर वगैरह बचता है। तो जल्दी से एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में भी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है क्या? चलिए, अभी तक जो पढ़ा है मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूं आप लोगों के सामने। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर हमारे सामने क्या रहेगा? एटम। यहां पर रहेंगे उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और यहां पर हमारे सामने रहेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर। देखो, मैं ब्रैकेट में जब भी एस लिखूं, इसका मतलब क्या हो सकता है? एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। सबसे पहले समझो, अगर किसी एक एटम के ऊपर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, उसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। इसको हम बोलेंगे लोन पेयर, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए, अगर मैं एटम की बात करूं, कार्बन, तो बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। बताइए, अगर कार्बन के वैलेंस सेल में देखो, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के? 4। 4 के 4 अगर उसने किस में इस्तेमाल में कर लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसके वैलेंस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। आइए एक बार आप आराम से देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हमारे सामने कौन है? कार्बन। ये देखो, इसके वैलेंस सेल में, उसको काउंट मत करो, वो वैलेंस सेल नहीं है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। चारों के चारों किस में चले जाते हैं? बॉन्ड। तो कोई भी लोन पेयर इस पर नहीं बचता है। तो जब कार्बन आपके कितने बॉन्ड बना रहा होगा बताइए? 4। तो लोन पेयर उस पर कितना मिलेगा? 0, कोई लोन पेयर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे पास आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो उसके पास लोन पेयर कितना बच जाता है? 1। ये देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो इस प्रकार से आपके सामने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। अब देखो, जैसे जैसे इधर से इधर आओगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन फिर भी रहेंगे। इसके भी वैलेंस सेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 बॉन्ड का मतलब 8। इसके भी वैलेंस सेल में 8, लेकिन इसमें चारों बॉन्ड की वजह से, इसमें 3 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर की वजह से। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें ऑक्सीजन, तो बताइए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 क्या रखता है? लोन पेयर। ये आपके सामने है ऑक्सीजन, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और ये रहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके बना लेगा बॉन्ड। तो इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें फ्लोरीन, बताइए इसके अगर अपन बात करें तो कितना बॉन्ड बनाता है? 1। और कितने लोन पेयर रखता है? 3 लोन पेयर रखता है। तो वैलेंस सेल में देखो सभी के 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड मतलब 8, 3 बॉन्ड मतलब 1 लोन पेयर 8, इसमें 2 बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, इसमें 1 बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर। तो अगर आपके सामने फ्लोरीन है तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा बताइए? 1 बॉन्ड आपका बनाएगा, और 1 बॉन्ड बनाने पर उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, वरना हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। सुलटाइए।
सुलटा दिया है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट और भी बेसिक बात अब आपको सीखने को मिलेगी, केटायन और एनायन। केटायन और एनायन वैसे वाले नहीं जो केमिस्ट्री में हमारे काम आएंगे, उसी की मैं बातें करूंगा। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनकी बात कर रहा हूं जो 690 680 ला रहे हैं अभी, उनको कंफ्यूजन होता है, पहचान नहीं पा रहे हाइब्रिडाइजेशन या ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हम बात करेंगे केटायंस कॉमा एनायंस एंड रेडिकल। एनायंस एंड रेडिकल्स, वन बाय वन इस पर हम बातें करेंगे। आइए सबसे पहले आप पेन डाउन कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, केटायन की। केटायन आपका तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन खो देगा। मान लीजिए कोई एटम है X, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। इलेक्ट्रॉन देने से किसी भी एटम पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो X पर कैसा चार्ज दिखा दूंगा मैं, पॉजिटिव। ये हमारे सामने, जैसे नॉर्मली ये काम कौन करती हैं, मेटल्स। सोडियम, सोडियम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक। ठीक है, अगर ये रिएक्शन के दौरान अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को खो दे तो बताइए इसके ऊपर कैसा चार्ज बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। जब हम ये एरो बनाकर यू लिख रहे हैं मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो बताइए सोडियम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपके बनते हैं केटायंस, यानी कि जिसने अपना इलेक्ट्रॉन खो रखा होगा वो आपका केटायन की फॉर्म में दिखाई देगा। यानी कि जब कोई एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन जब किसी पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन्स कम और प्रोटॉन्स ज्यादा है, डिफरेंस आ गया है। तो इसने देखो एक इलेक्ट्रॉन खो दिया कि नहीं खो दिया, इससे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है जिसकी वजह से ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आता है नेगेटिव की बारी। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें कोई एटम हमारे पास है X, अगर हमने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, क्या दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन के आने से उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझिए। मान लीजिए कोई एटम ए है, क्या है, ए। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब जिसमें उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसमें कोई टोटल चार्ज नहीं, ठीक है। अगर मैंने इस एटम से क्या कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए हैं, तो अब इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, बताइए, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो आप बताइए अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा, तो इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। मान लीजिए अगर आपको सामने कोई बोले A माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोटॉन से ज्यादा है, बस इतना सा बता रहा है। अगर किसी पर प्लस लिखा हुआ है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने होता है जिसको हम समझ नहीं पाते। क्लियर? आइए अब हम वन बाय वन इनके ऊपर बातें करते हुए चलते हैं। देखिए अगर मैं बात करना चाहूं कार्बन के वैलेंस सेल में, ध्यान से सुनना, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। अगर मैं कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सप्लाई कर देता हूं, क्या कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सप्लाई कर देता हूं, तो बताइए कार्बन के ऊपर अब आप बताइए उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है जिसकी वजह से कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये समझाने का तरीका है ताकि आप चीजों को समझ पाए। अब इसका रिलेशन कहां से होगा, रिलेशन ऐसे समझा जाएगा। मान लीजिए आपके सामने लिखा गया है CH3
माइनस। आप बोलेगा बताओ इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, बच्चा नहीं समझ पाता इसको। क्लियर? तो आप समझो, जब भी नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास क्या है, आप बताइए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर ये है, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के पास? 5। नेगेटिव का मतलब 4 था, एक आ गया उसके पास, तो 3 तो उसने किस में बना लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन में। और एक इलेक्ट्रॉन जो आपका था वो बच गया, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से आया है। अब ये आपके सामने दिखाया जाएगा ऐसे। तो बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8। सिंपल सी बात। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर नहीं होता, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें किस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं, मान लीजिए आपके सामने कभी भी ये स्ट्रक्चर बनकर आ जाती है, ये स्ट्रक्चर, और यहां पर लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। अब आप बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो कितने हो गए? 5। पक्का? ये देखो, एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यहां इस्तेमाल में लिया, एक बॉन्ड फॉर्मेशन में यहां इस्तेमाल में लिया, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन में यहां। तो ये तीनों तो किस में इस्तेमाल में ले रहा है? बॉन्ड। तो ये एक लोन पेयर के फॉर्म में बच गया कि नहीं बच गया? तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। क्लियर? ये नेगेटिव क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का नहीं है, कहीं और से आया है। तो ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूं और मैंने सिंपल नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। इस नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आप बताइए एक्स्ट्रा का मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते थे? 4। अब कितने हो गए? 5। पक्का? उनमें से एक ये बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल में लिया, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, तो 3 तो बॉन्ड बनाने में ले लिए, तो फिर एक बचा होगा आपके पास उसका लोन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्योंकि हमें यही बातें नहीं समझ में आती हैं। वो बोलेगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, क्या हमको लोन पेयर दिखाएगा? नहीं। तो हम जब तक लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे तब तक हमसे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी नहीं। और आगे जब बढ़ेंगे तो कभी ये लोन पेयर रेजोनेंस में होगा, कभी रेजोनेंस में नहीं होगा, तो कभी लोकलाइज होगा, कभी डिलोकलाइज। लेकिन आधे ज्यादा जनता को पता ही नहीं कि लोन पेयर है या नहीं है। अपने आप क्वेश्चंस गलत होने लगते फिर उसके। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। किसी पर नेगेटिव चार्ज मेंशन्ड है, इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बस। क्या इसका मतलब उस पर लोन पेयर है? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई लेना देना, ये जो चल रहा है इसका ऑर्गेनिक से कोई लेना देना। ऑर्गेनिक तब शुरू होगी जब हम बातें करने लगेंगे आईयूपैक नेमिंग की, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें सीख लेंगे। आईडी सर अभी फ्री नहीं है, नहीं तो आपके पहले आईओ से शुरू होती फिर ओसी आती। तो जो भी गैप फिलिंग टॉपिक हैं वो आपको कवर करवा दिए जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, रिएक्शन वाले पार्ट जो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है बच्चों को, बिल्कुल एनसीईआरटी के रिदम में चलता हूं। जितने भी बच्चे हैं पहले पढ़े हुए हैं उनसे पूछ सकते हो, एनसीईआरटी से एक लाइन भी इधर नहीं और एक लाइन भी उधर नहीं, चैप्टर वाइज चलता हूं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। जीओसी 1 जीओसी 2 टाइप कुछ नहीं चलता यहां पर, या फिर नेम रिएक्शन कुछ नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी की रिएक्शन आपके नोटबुक में उसी के ही सीक्वेंस में आने वाली है। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि आसान होता तो हर कोई टीचर ही पढ़ा लेता।
सबको पता है हर बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी। फिर भी टीचर उसको उस रिदम में नहीं पढ़ा पाते हैं, मतलब पढ़ाना इतना आसान नहीं होता होगा। कोशिश भी की तो बच्चे बिखर जाएंगे। कनेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्या आगे बढ़ सकता हूं? अब मैं आपको कुछ बना के दूंगा, आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर बनानी है, देखूंगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। मैंने आपके सामने लिखा है OH माइनस, नेगेटिव ऑक्सीजन पर है। आप बताओ OH माइनस में ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है? बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने। मैं कल फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी देख कर आऊंगा। अरे ओ दिमाग से पैदल लोगों, कैसे हवा में बोल रहे हो? 1 2 3 4 5, तू सुन ले कौन सा सही है इनमें से। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल के अंदर? 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं 1s में? 2। तो 6 बच गए कि नहीं बच गए? तो ये देखो आपके सामने इस प्रकार से ऑक्सीजन की कहानी होती है। 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन और 2 लोन पेयर। अभी ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन अनपेड बचा है? मात्र 1। और इसी से ही इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो बताइए, ये रहा 1 लोन पेयर, ये रहा 2 और 1 3। नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो बताइए OH माइनस में ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। कंप्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, मुझे बताइए NH2 माइनस में नाइट्रोजन पर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लोन पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं? ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकंप्लीट है? सब बताइए इसमें। NH2 माइनस, ऐसे सोचो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाता है तो 1 लोन पेयर रखता है, तो पहले ऐसे ही बनाया करो। ये नाइट्रोजन, ये लो लोन पेयर, और 3 अनपेड के थ्रू कितने बॉन्ड बनाता था? 3। अब नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये लो यहां पर भी क्या हो जाएगी? पेयर। अब कितने अनपेड बच गए हैं? 2। तो दोनों बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे। ये देखो एक बॉन्ड किससे बना लिया है? हाइड्रोजन से। कितने बॉन्ड है हाइड्रोजन से? 2। तो ये भी बना लिया है हाइड्रोजन से। अब देखो कितने लोन पेयर बच गए हैं? 2 लोन पेयर। बता सकते हो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हो गए कि नहीं हो गए? तो ये जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। ये बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट और हम कुछ बेसिक बातें सीखते हैं। एनायन के बारे में हमने बातें करी, केटायन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कार्बन ये हमारे सामने, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के वैलेंस सेल में? 4। पक्का? यहां पर हमारे सामने है वैलेंस सेल के अंदर, मैं यहां पर आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स भी बता देता हूं, क्योंकि आप ये गड़बड़ी कर रहे हैं। एक कॉलम और ऐड कर लो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट। तो सभी में ना टोटल में से 2-2 कम कर दो भाई। कोई भी सेकेंड पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा? 1s 2s एंड 2p। तो ये तो कौन सा रहेगा? 1s। ये आपकी कौन सी सेल है? वैलेंस। ये तो इनर सेल हो गई है वैलेंस। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? मैक्सिमम 2। तो 2 हटा के जितने भी बचे सेकेंड पीरियड वाले वो सारे कहां होंगे? वैलेंस। तो अब देखो कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। उसमें से 2 तो किस में चले जाएंगे? इनर सेल में। बाकी 4 किस में रहेंगे? तो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लियर हो गए? इधर बताओ नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल 7। अगर मैं बात करना चाहूं 1s में कितने गए? 2। तो वैलेंस सेल में कितने बच गए? 5। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। क्लियर? बताइए ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8। पक्का? 8 में से 2 तो किस में चले जाएंगे? इनर सेल में, और 6 किस में रहेंगे? वैलेंस सेल में। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। हेलोजन्स में टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लोरीन में 9। 2 तो किस में चले गए? 1s। बाकी के किस में आएंगे? 2s एंड 2p। तो बताइए वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7।
तो ये तो हमें एटलीस्ट मालूम होना, इससे आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना एकदम सीख जाएंगे। तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा वो वैलेंस सेल में ही आएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो भी वैलेंस सेल से जाएगा, आएगा भी वैलेंस सेल में, जाएगा भी वैलेंस सेल में। अब आप देखो कितने आसानी से सीख सकते हो, इसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। हालांकि मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से सिखा रहा हूं। जैसे मुझे OH माइनस के बारे में जानना है कि ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, तो मैं कैसे जानता? आप बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस सेल में 6, ये लीजिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। बताओ कितना बॉन्ड बनाया इसने हाइड्रोजन के साथ? 1। तो ये बॉन्ड तो बना दिया इसने हाइड्रोजन के साथ, बन गया है। अब बताओ कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब बताओ कितने लोन पेयर हो गए? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, का रटने हुई, जरूरत नहीं है रटने की। आओ इस पर बात करते हैं NH2 माइनस। सबसे पहले बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। ये रहा इलेक्ट्रॉन 1, ये रहा इलेक्ट्रॉन 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। सही बात है कि नहीं है? आप बताओ कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने? 2 हाइड्रोजन के साथ, ये रहा 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये रहा 1 और बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। साथ में कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं और से इसने लिया हुआ है, जिसकी वजह से कैसा चार्ज आ गया है? अब बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1, पता चल जाता है साफ साफ, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन हम चीजों को सही तरीके से सीखते ही नहीं है। तो ये तो कहानी हो गई एनायन की। अब कहानी आती है केटायन की। जैसे आपके सामने ऐसे आएगा CH3 प्लस, बोलेगा बताओ कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब नहीं पहचान पाते हम। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है कि इलेक्ट्रॉन दिया है? इलेक्ट्रॉन खो चुका है। हम बात हमेशा किसकी करेंगे? वैलेंस सेल। इधर सुनो, इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी वैलेंस सेल में, इलेक्ट्रॉन देगा तो भी वैलेंस सेल से। क्लियर है कि नहीं है? इनर सेल का कोई रोल नहीं है। तो कार्बन के वैलेंस सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। पक्का? जी हां। अगर मैं यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, कैसे निकालूं वो अभी मतलब नहीं है। तो बताइए कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे? 3। और कैसा चार्ज आ जाएगा? सही बात है कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से उसका चला गया है। अब बताओ, अब मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो बताइए पॉजिटिव का मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। तो पहला बॉन्ड हाइड्रोजन से, दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन से, तीसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन से और साथ में पॉजिटिव चार्ज। अब कोई मुझसे पूछे कि बताओ कार्बन के अभी फिलहाल इस मॉलिक्यूल में कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 1 बॉन्ड का मतलब 2, एक और बॉन्ड का मतलब 4, एक और बॉन्ड का मतलब 6। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। कंप्लीट कब बोलते हैं? जब 8 हो। तो इनकम्प्लीट क्या रहेगा? ऑक्टेट। इसका मतलब हमको समझ में आ गया है कि जब भी कार्बन के 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा उसमें। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे आ जाता, अब आप सोचोगे कि सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा आपने ना जो क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत हल्के लेवल पर किए हैं। ये लिखा हुआ है ऐसे, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, नहीं निकलेगी आपसे। क्यों? क्योंकि आपको वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही मालूम नहीं है। तो आइए, ये हमारे सामने कार्बन है कि नहीं है? बताओ कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। पॉजिटिव का मतलब अब कितने बचे हैं? 3। सही बात है। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन में गया, दूसरा यहां पर गया और तीसरा, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो बताइए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स 2, 2 4, 2 6 बॉन्ड बनाने के बाद। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताइए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, हमसे जानना चाहता है इसके ऑक्टेट के बारे में। तो आप बताओ कार्बन पर प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। कितने बचे होंगे? ये बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बताइए एक बॉन्ड का मतलब 2, 2 4, 2 6, इसका मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और यहीं से फिर आप इलेक्ट्रोफाइल पहचानना शुरू कर देते हो। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रोफाइल। यही पॉइंट आपको समझ में आया? तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है 3 बॉन्ड के साथ, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर कार्बन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर आप क्या समझोगे? अब आप ऐसे बनाओ स्ट्रक्चर, भूल जाओ सारी बातें। मेरे सामने दिया हुआ है CH3-, ऐसे लिख दिया। मुझसे पूछ रहा है बताइए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, इनकम्प्लीट, वैलेंस शेल में कितने, क्या हाइब्रिडाइजेशन, सब बताऊंगा मैं इसको। आप बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे? पक्का? नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला है जो इसके ऊपर नहीं था, जिसकी वजह से कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। आप बताओ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, एक बन गया आपके सामने। तो बताओ CH3- का मतलब इस पर क्या है? लॉन। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दो, 2 4, 2 6 और 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंप्लीट ऑक्टेट। क्या ये बात सही है कि नहीं है? तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए, वरना हम पहचान नहीं पाएंगे कि कब ऑक्टेट कंप्लीट है और कब इनकम्प्लीट है। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया है। आज का जो अपना लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा पहले कोचिंग लिया हुआ वो जानता है, जब हम रेजोनेंस पढ़ते हैं ना, तो वहां पर एक आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सर बोल देते हैं वो जिसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल आरस। बच्चा बोलता है मेरा दुख जानता ही नहीं है तू, मुझे पता ही नहीं चल रहा है किसका ऑक्टेट कंप्लीट और किसका, और पर्टिकुलरली जब प्लस माइनस आ जाते हैं तो और रायता फैल जाता है मेरे लिए। तो हम उन चीजों को आसान बना रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे, एक बार इसको भी आप सुलटा दो। सुलटा दिया है। चलिए रुक जाएंगे। अब आता है नाइट्रोजन, एटम विद पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन में लोचा है, कई बार उस पर पॉजिटिव होगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट भी होगा, और कई बार पॉजिटिव होगा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी होगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। आप बताइए नाइट्रोजन
नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 3। 3 बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर रखता है? 1। सब जानते हैं। देखो, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएं, 3 की बजाय क्या हो जाए? 4, और तब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्टेट क्या मिलेगा? कंप्लीट। अरे अंधे संधे को पता है, एक बॉन्ड का मतलब 2, 2, 4, 2 और 2, 8, तो 4 बॉन्ड दिख रहे हैं तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है कि नहीं है? इसमें भी नहीं पता चलता है भाई कुछ लोगों को, इसमें भी नहीं पता चलता है कि सर ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकंप्लीट। अरे 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो जब 3 से 4 बॉन्ड कर ले और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दिक्कत की बात ही। लेकिन 3 से बॉन्ड कितने हो जाए? 2 बॉन्ड भी घट गए और फिर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्टेट क्या है? इनकंप्लीट। उस टाइम पर उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 6। सर रटना है क्या? बिल्कुल भी नहीं रटना है 1% भी। आइए हम इसको समझते हैं किस प्रकार की बातें हैं। जैसे हमारे सामने है अमोनिया, NH3 सभी जानते हैं कि नहीं जानते? नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। इसके पास कोई ऐसा एटम आ गया है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्लियर? आइए, अगर मैं बताऊं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताइए 1s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। 1s में आ गया इसका तो खत्म। ये तो हाइड्रोजन की कहानी है। अगर मैं बोलूं H+ का मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी खो दिया इसने, तो इसका मतलब इसका तो 1s भी क्या पड़ा हुआ है? खाली। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाकर इसका 1s फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है ये अपना। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और नाइट्रोजन के पास आप बताइए ये इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है। तो ये नाइट्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? शेयर करता है। क्या करता है? शेयर। डोनेट की बजाय हम शेयर बोले तो बेटर है। क्लियर? मैं बिल्कुल स्लो मोशन में समझाऊं, एकदम स्लो मोशन के अंदर। क्लियर? स्लो मोशन का मतलब यह है कि आपके पास पहले यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, किसके पास? हाइड्रोजन के पास। ध्यान से सुनिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया है? हाइड्रोजन के पास। स्लो मोशन में समझिए, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने किसको दिया? हाइड्रोजन को। तो बताइए इलेक्ट्रॉन मिलते ही प्लस से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन आता है तो नेगेटिव चार्ज लेकर आता है, तो इस पर प्लस था, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया न्यूट्रल। तो बताओ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? इसके पास नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया? एक्सेप्टर पर नेगेटिव, डोनर पर पॉजिटिव। अब इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अगर अपन बात करना चाहें, इन दोनों ने क्या बना लिया है? बॉन्ड। तो देखो, अब टेक्निकली पॉजिटिव चार्ज किस पर बच गया है? नाइट्रोजन पर। तो हम ये एरो इस प्रकार से लिखते हैं, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा H+ के साथ। शेयर करने का मतलब है कि जब ऑक्टेट काउंट होगा ना, तो इस इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन का हक भी रहेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो काउंट करोगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो डोनेट नहीं किया भाई, शेयर किया है। डोनेट का मतलब इलेक्ट्रॉन परमानेंटली दे दिया, अब नाइट्रोजन का कोई हक नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन भी उसके साथ क्या कर रहा है? शेयर। इसीलिए इस पर प्लस आया है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर इलेक्ट्रॉन तो 2 दिए हैं और प्लस कितना आया है? 1, तो वापस शेयर भी करता है इसके साथ। अब बताओ, क्या इसने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से इसके ऑक्टेट की सेहत पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो जब भी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, किसका इस्तेमाल करेगा? तो उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे। देखो यहां पर कितने बॉन्ड थे इसके? 3, एक लोन पेयर बचा हुआ था। अब उसने कितने बॉन्ड कर दिए हैं? 4। इसका मतलब लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात, तो समझ जाओ लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में गया है। लेकिन 3 से बॉन्ड कितने हो गए और अब पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर मामला अलग है। बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? 5। पक्का? कैसा चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ है दोस्त? इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है। ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया कि नहीं बना दिया? अब बताइए एक बॉन्ड इसने कहां से बना दिया है? यहां से। एक बॉन्ड बना दिया है यहां से। क्लियर? अब बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, एक बॉन्ड का मतलब 2, 4 और एक और बॉन्ड का मतलब 2, 6। तो बताइए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन।
तो जब नाइट्रोजन 3 की बजाय 4 बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, बल्कि 3 की बजाय 2 बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया है? जैसे अगर मैं अब आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप बताना क्या रहेगा वहां पर। मान लीजिए हमारे सामने एक ये स्ट्रक्चर गिवन है, ये स्ट्रक्चर, ये आप बताओ इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? देखो भाई इसमें तो कंफ्यूजन होना ही। बताओ नाइट्रोजन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम होंगे ही होंगे ना, तो कंप्लीट है, इसमें तो डाउट ही। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी हुई है, कुछ इस प्रकार की, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अब बताइए इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 बॉन्ड बना रखे हैं, साथ में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। एक बॉन्ड फॉर्मेशन में, दूसरा भी बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, 2 बच गए, मतलब किसकी फॉर्म में होंगे वो? लोन पेयर। और एक इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 4 तो 6। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए कहीं पर भी कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी हुई है, हमारे सामने कुछ इस प्रकार की जो है वो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर, आपको इधर उधर दोनों में देखकर बताना है किस किस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, किस किस का इनकम्प्लीट है। सबसे पहले कार्बन पर कमेंट करो, यहां पर ऑक्टेट के बारे में। कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड है? किसी के 4 बॉन्ड बन गए तो ऑक्टेट कंप्लीट, टेंशन लेने की जरूरत थी? तो बताइए कंप्लीट है। इधर बताओ, अच्छा इधर गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? चलो उधर बात करते हैं सीधा। इसमें बताओ फिर, इसमें बताओ कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3। और साथ में क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पर नेगेटिव का मतलब लोन, तो ये तो उसने दिखा रखा है, अच्छी बात है। क्लियर? सारे गड़बड़ कर दिया मैंने, हटाओ। दूसरा एग्जांपल ले लेता। उधर वाले स्ट्रक्चर में आपको सब पर बताना है किसका ऑक्टेट कंप्लीट, किसका इनकम्प्लीट, किसका क्या। कार्बन पर कमेंट करो, कितने बॉन्ड है टोटल? 3 हाइड्रोजन के साथ और एक, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लियर हो गया? इधर बताओ इस कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हैं? 2 नाइट्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है टोटल? टोटल बॉन्ड बनाओ, तो 4 का मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही गया ना। ऑक्सीजन का बताओ कितना बॉन्ड है? 1। और कैसा चार्ज है? नेगेटिव। आइए ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 6 इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते हैं? एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? एक्स्ट्रा। सही बात है कि नहीं है? और एक इसने क्या बना लिया है? बॉन्ड। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो बताइए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? तो बच्चे को पता नहीं चलता है कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, क्योंकि वो लोन पेयर दिखाता नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो नाइट्रोजन के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। नेक्स्ट एक साथ लिखेंगे, हमारे सामने आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। आप बताइए जब ऑक्सीजन आपका नॉर्मल कंडीशन पर होता है कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड, और 2 क्या लगता है? लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन कभी ऐसा मिल जाए आपको जहां पर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव, लेकिन बॉन्ड की संख्या बढ़ गई है, इसका मतलब आप समझ रहे हो
उसने अपना लोन पेयर बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल में लिया है। क्या लिया है? लोन पेयर। लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है जहां पर उसकी बॉन्ड की संख्या नहीं बढ़ी हो, लेकिन फिर भी उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से दिखाई देगा। एक, जब दो की बजाय कितने बॉन्ड होंगे? तीन। तो ये तो मैंने आपको पूरा लिख दिया है। अब बताओ, दो, दो चार, दो छह और एक लोन पेयर। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। इधर बताओ, दो, दो चार और दो छह। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो बॉन्ड बढ़ा के पॉजिटिव चार्ज ला रहा है तो कंप्लीट रहेगा, लेकिन बॉन्ड क्या कर दिए है और फिर कैसा चार्ज आ रहा है? तो फिर ऑक्टेट क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। सर ये वाला थोड़ा सा समझा दोगे? चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने H2O दिया हुआ है, दो बॉन्ड के साथ दो लोन। आप बताइए H प्लस अगर इसके सामने आ जाए, कौन आ जाए? तो ये को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको और ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर शेयर कर दिया तो बताइए ऑक्सीजन के बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये देखो इस प्रकार से, ये आपका इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। टेक्निकली इसने इलेक्ट्रॉन दिया कितना है? एक, जिसकी वजह से कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव, और बॉन्ड बना लिया है। और एक लोन पेयर शेयर करने के बाद कितना लोन पेयर बच गया है? एक। ये आपके सामने। अब देखो इसके वैलेंस शेल में, एक बॉन्ड का मतलब दो, दो चार, दो छह और दो आठ। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके वैलेंस शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड बढ़ा दे तो लोन पेयर कम हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन बॉन्ड भी नहीं बढ़े हैं और फिर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है प्लस और यहां पर लिखा हुआ है माइनस। अब आपको दोनों एटम्स में बताना है उनके वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप सबसे पहले देखो, कार्बन पर माइनस, माइनस वाले में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूं, ये आ गया माइनस। क्लियर? कितने बॉन्ड बना रखे हैं? एक, दो, तीन। तो ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये, तो तीन बॉन्ड बनाने पर माइनस मतलब उस पर एक लोन पेयर। तो उसने बताया नहीं, टेक्निकली उस पर लोन पेयर होना, ऐसे लिखना चाहिए। पर ऐसे लिख देगा तो सभी नहीं पहचान लेंगे। दो, दो चार, दो छह और दो आठ, फिर पूछेगा ही क्या? फिर तो बता ही देगा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अब आते हैं हम ऑक्सीजन के ऊपर। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। आप बताइए लोन पे बॉन्ड की संख्या बढ़ाई है कि घटाई है? घटाई है। बॉन्ड वगैरह नहीं बढ़े मतलब लोन पेयर इस्तेमाल में नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होते थे? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते थे कितने? 6। पक्का? अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। पक्का? अब बताइए कितना बॉन्ड बनाया है? एक। तो एक बॉन्ड तो आपने ये बना दिया, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ इसका मतलब दो, दो चार, दो छह। तो अभी भी ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर उसको दिखाने चाहिए थे? दो लोन पेयर, जो कि उसने दिखाए नहीं। अब बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये आपके दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दो चार और एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन 6। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस तरीके से हमें बातें करनी आनी चाहिए, वरना मामला हमारा कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ये बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है। आप जब आगे चलेंगे ना, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन नहीं है, कौन लुइस बेस है, कौन नहीं है, कौन लुइस एसिड है, कौन नहीं है, तब आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन आज वाली बातें अगर आपने ठीक से समझी तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा। एक बार मैं रिवर्स में चलता हूं, यहां से बातें बतानी शुरू करता हूं। नाइट्रोजन नॉर्मल कितने बॉन्ड बनाता है? 3। 3 के साथ एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड बना रहा है मतलब लोन पेयर इस्तेमाल में लिया बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोई दिक्कत? लेकिन दो बॉन्ड के साथ पॉजिटिव, इसका मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव मतलब कंप्लीट। तो बॉन्ड की संख्या बढ़ाने पर पॉजिटिव आ रहा है तो कोई टेंशन, पॉजिटिव भी आ रहा है और बॉन्ड भी कम हो गए मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सेम कहानी आपकी किसकी है? ऑक्सीजन की। कितने बॉन्ड बनाता है? दो। दो के साथ दो लोन, बॉन्ड कितने कर दिए? 3। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लोन पेयर से बॉन्ड बना लिया उसने। लेकिन बॉन्ड भी कम कर दिए और पॉजिटिव चार्ज भी है मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो जल्दी से आप इसको सुलटाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखना सीखेंगे, लेकिन आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इतने बेसिक में आपको आईओसी में भी नहीं बताया जाएगा। +1 में सिखाया जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आज भी अपना जो संडे को टेस्ट है ना, उसमें क्वेश्चन डाल दिया जाए इन विच स्पीसीज कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैविंग कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 680 वाला भी गलत कर देता है। जब भी मैं इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट वैलेंस सेल में, बाय डिफॉल्ट हम वैलेंस सेल में दिखा रहे हैं। नेगेटिव में कभी कंफ्यूजन होगा? कभी नहीं। पहले एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखो वैलेंस सेल में, फिर बॉन्ड बना दो। कंफ्यूजन आता है पॉजिटिव में, और वो भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी में तो आता भी, तो बॉन्ड बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है। बॉन्ड घट रहे हैं और पॉजिटिव है, इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आप उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोल सकते हैं। चार्ज दिखा रहा हूं, इसका मतलब मैं सिग्मा की तरह ट्रीट करूंगा। मैं तो बहुत बेसिक से आपको बताया है कि जब आप एरो बनाते हो तो ये बनाते हो। ये एरो कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाता है? 2। लेकिन बच्चा बोल रहा है इलेक्ट्रॉन 2 दे रहा है और पॉजिटिव कितना आ रहा है? 1। क्योंकि डोनेट नहीं, शेयर कर रहा है। टेक्निकली हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिला, जिसके पास उसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ गया, और नाइट्रोजन के पास क्या हो गया? अनपेड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। नहीं, डोनेट कर दिया तो फिर कैसे होगा मामला? डोनेट वर्ड आजकल बुक हटाकर क्या लिख रही है? शेयर। आप जब लुईस बेस की डेफिनेशन लिखते हो तो क्या लिखते हैं? एनी एटम विच शेयर इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर करने का मतलब अपना भी हक रखेगा उसके ऊपर। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, कितना नाइट्रोजन इसको काउंट कर रहा है अपने वैलेंस सेल में? कर रहा है ना? तो शेयर हुआ है। डोनेट, मैं आपको लेकर गया, खाना खिलाया, तो मैंने भी खाया और आपने भी खाया, तो जो खर्च हुआ वो क्या हुआ? शेयर हुआ। और मैंने आपको 500 रुपए दे दिया कि आप कुछ भी करो, ये होता है डोनेट करना। क्या मेरा कोई अधिकार? तो शेयरिंग इज बेटर वर्ड, और आजकल स्टैंडर्ड बुक्स शेयरिंग वर्ड लिखते हैं बजाय डोनेट। डोनेट करने का मतलब आपको कोई अधिकार नहीं है। पहले डोनेट वर्ड ज्यादा चलता था, आजकल शेयर चलता है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो इसको ढंग से आपको रिवाइज करके आना, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, पर्टिकुलरली हमें रेजोनेंस में काम में आएंगी। ठीक है, आज के इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास। अपनी स्पीड थोड़ा धीरे रहेगी क्योंकि हमारे पास टाइम की अभी कोई कमी नहीं है। ऑर्गेनिक्स नहीं शुरू हुई है, बेसिक चीजें चल रही हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, क्यूआर कोड बाहर काउंटर पे लगा हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन चैनल ज्वाइन कर लें।